हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, जिस तरीके से आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट वेव ऑफ फॉल मार्केट में आ सकता है उसके रिस्पॉन्सिबल आईटी स्टॉक्स ही होंगे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रहे कि आईटी सेक्टर का जो निफ्टी में वेटेज है वो सेकंड हाईएस्ट है और ये बैंक एंड फाइनेंशियल्स के बाद सबसे ज्यादा वेटेज को होल्ड करता है। तो ये प्रश्न उठता है कि क्या आईटी स्टॉक्स मार्केट को डुबाएंगे। आइए इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सेक्टर की एक स्टेटस चेक करते हैं कि किस सेक्टर में क्या हो रहा है। तो अगर आप देखें तो जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं 2022 में वो कौन से हैं? ऑटो सेक्टर और पीएसयू बैंक्स। ओवरऑल बैंक एंड फाइनेंशियल सेक्टर भी अच्छा कर रहा है, लेकिन वो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन अगर आप पीएसयू बैंक्स को देखें तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों मैंने ऑटो सेक्टर के बारे में कुछ टाइम पहले एक वीडियो शेयर किया था, उसमें कहा था कि इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। और पीएसयू बैंक्स में इतनी अच्छी मूवमेंट देखने को क्यों मिल रही है? क्योंकि एक बार फिर हमें पीएसयू बैंक्स में मर्जर और कंसोलिडेशन की बातें सुनने को मिल रही हैं। ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर एक पीएसयू बैंक्स में एक बड़ा बदलाव हो सकता है और इसी की वजह से हमें काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ऑटो सेक्टर ने करीब 29% का रिटर्न दिया 2022 में और वहीं पीएसयू बैंक्स ने करीब 33% का रिटर्न दिया। और अगर आप कुछ पीएसयू बैंक्स का परफॉर्मेंस देखें इंडिविजुअल स्टॉक्स का, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है। अब देखिए एसबीआई जो है वो 20% रिटर्न इस मार्केट में भी इस साल दिया है। वहीं अगर आप फेडरल बैंक्स को देखें तो वो करीब 40% का रिटर्न उसने दिया है। और वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा को देखिए 63% का रिटर्न हमें देखने को मिला है 2022 में। लेकिन आईटी सेक्टर में क्या हो रहा है? आईटी सेक्टर जो है 2022 में करीब 23% डाउन है और 1 महीने में अगर आप देखें तो वो करीब 7% डाउन है। अगर हम 52 वीक के हाई से कंपैरिजन करें तो आईटी इंडेक्स करीब 32% डाउन है। वहीं अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो आप देखिए तो ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं अगर आप देखें उनमें करीब 40-45% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और ये स्टॉक्स कौन से आते हैं? तो इसमें विप्रो, कोफोर्ज, टेकएम, एलटीटीएस, एलटीटीआई, इन सभी स्टॉक्स में हमें करीब 40% प्लस की गिरावट इस साल में देखने को मिल रही है। और अगर हम देखें तो टीसीएस ही एकमात्र शायद एक ऐसा स्टॉक है जिसमें जो है इन सब स्टॉक्स से कम गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और ये ट्रेंड आगे के टाइम में भी जारी रहने की उम्मीद है कि टीसीएस में हमें कम गिरावट देखने को मिलेगी और बाकी के स्टॉक्स में हमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। तो अगर आप देखें तो आईटी इंडेक्स का कोई भी स्टॉक जो है इस साल पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आईटी स्टॉक्स और आईटी इंडेक्स में हमें इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है? उसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि मार्जिन प्रेशर। और मार्जिन प्रेशर क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तरफ सैलरीज बढ़ रही हैं। पिछले साल हमें खबरों में पड़ा कि किस तरीके से आईटी सेक्टर में एक एट्रिशन का जो है हमें प्रॉब्लम्स सुनने और पढ़ने को मिली। और उसकी वजह थी कि कोविड की वजह से काफ़ी लोग जॉब छोड़ रहे थे या रिलोकेट हो रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर एक एम्प्लॉयज़ में एक जॉब छोड़ने का ट्रेंड चल पड़ा। और उन एम्प्लॉयज़ जो छोड़ के जा रहे थे उनको वापस से उनकी पोजीशंस को भरने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सैलरीज को बढ़ाकर उन पोजीशंस को फिल किया। दूसरी तरफ आप देखिए जिस तरीके की इकोनॉमिक सिचुएशन है, पहले कोविड और अब ये रिसेशन की बातें हो रही हैं, तो जो आईटी कंपनीज के जो क्लाइंट्स हैं वहाँ से भी एक बिलिंग का प्रेशर है। इस तरीके की सिचुएशन में क्लाइंट जो है ज़्यादा आर्म ट्विस्टिंग और नेगोशिएशन करता है और वो कहता है कि हम जितने पैसे दे रहे थे अब उतने नहीं दे पाएंगे। तो एक तरफ बिलिंग कम हो रही है, दूसरी तरफ आपके कॉस्ट बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्जिन्स उनके प्रेशर में है। इनफैक्ट ऐसा कहा जा रहा है कि उनके जो मार्जिन्स हैं वो 2023 में जो है प्री पैंडेमिक लेवल से भी कम हो जाएंगे। दूसरा जो कारण है पोटेंशियल स्लो डाउन इन डॉलर रेवेन्यू। दोस्तों जब आप जानते हैं कि आईटी सर्विसेज कंपनी का
जो ज़्यादातर बिजनेस है वो अमेरिका से आता है और उसके बाद यूरोप से आता है। तो जिस तरीके से यूएस में रिसेशन की बातें हो रही हैं और लोगों को ये लग रहा है कि शायद रिसेशन आएगा, तो उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा आईटी कंपनीज में देखने को मिलेगा और उनकी जो डॉलर रेवेन्यू है उसमें गिरावट और अच्छी खासी गिरावट होने का अंदेशा है। अब एक आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि ठीक है, अगर डॉलर में रेवेन्यू इन कंपनीज के कम होंगे तो करेंसी का बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि रुपया जो है डॉलर के अगेंस्ट में वीक हो रहा है और ऑलरेडी वो 80 के ऊपर चला गया, तो उसका बेनिफिट मिलेगा और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अभी करंट सिचुएशन में इसका फायदा भी आईटी सर्विसेज कंपनी को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बेशक जो है डॉलर जो है स्ट्रेंथन हो रहा है रुपये के अगेंस्ट में और उसका फायदा इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी को मिल रहा है, बेशक मिल रहा है, लेकिन जितना फायदा मिल रहा है उतना जो है यूरो में वो जाकर ऑफसेट हो जा रहा है। दोस्तों ध्यान रहे कि डॉलर अगर स्ट्रेंथन हो रहा है तो यूरो वीकन हो रहा है, तो एक तरफ जो फायदा मिल रहा है काफी हद तक वो दूसरी तरफ जाकर ऑफसेट हो जा रहा है और इसका इंपैक्ट ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है। अभी पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स में कई कंपनीज ने अपने जो प्रॉफिट टारगेट्स हैं उनको वो मीट नहीं कर पाए और इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में आईटी सर्विसेज कंपनी के मैनेजमेंट को अंदेशा है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है और ऑलरेडी उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो किस तरीके के एक्शन वो ले रहे हैं, एक तरफ जो वेरिएबल पे आउट्स हैं, बोनसेस हैं, उनमें वो कटौती कर रहे हैं और काफ़ी हद तक वो बंद कर रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया है कि हायरिंग पर जो है कमी लाई है, कई जो उनकी पोजीशंस थी उनको वहाँ पर वो हायर नहीं कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ ले-ऑफ्स, और आप जानते हैं दोस्तों जब इस तरीके की सिचुएशन आती है तो आईटी सर्विसेज कंपनीज जो हैं मास ले-ऑफ्स भी करती हैं, लोगों को निकालती हैं। और दोस्तों हमारी आईटी सर्विसेज कंपनीज जो हैं इनके पास ह्यूज कैश रिजर्व्स हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर इनके जो है बुक्स में पड़े हुए हैं, लेकिन ज़रा भी अगर प्रॉब्लम्स इनको दिखती है तो ये तुरंत जो है सैलरी कट्स और बोनस कट और लोगों को निकालने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते हैं। तो Naukri.com ने भी ये कहा है कि 2023 में जो है 10% का डीग्रोथ होगा हायरिंग में, यानी कि जितनी हायरिंग वो करते थे उससे 10% कम करेंगे। तो दोस्तों इंडिया में बहुत कम सेक्टर्स ही ऐसे हैं जहां पर अच्छी जॉब्स और अच्छी सैलरीज और अच्छी करियर एवेन्यूज देखने को मिलते हैं, उसमें से एक आईटी सेक्टर है और वहां पर भी अब हमें संकट देखने को मिल रहा है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से गोल्डमैन सैक्स ने आईटी सेक्टर को डी रेट कर दिया है और यहां तक कि टीसीएस और इन्फोसिस को भी बाय रेटिंग से हटाकर सेल रेटिंग दे दी है। और इन सभी कारणों की वजह से एफआईआईज जो हैं आईटी सेक्टर में जबरदस्त सेलिंग कर रहे हैं। दोस्तों अगर अगस्त का डेटा आप देखिए तो अगस्त के महीने में एफआईआईज ने बहुत ज़्यादा बाइंग की, उन्होंने करीब 6.4 बिलियन यूएस डॉलर्स की बाइंग की, लेकिन आईटी सर्विसेज सेक्टर में कितना बाइंग किया इससे रिलेटेड डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया था। सिर्फ $50 मिलियन उन्होंने आईटी सेक्टर में बाय किया। तो वो फिगर हालांकि नेट बायर बने, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स में उन्होंने सेलिंग ही की होगी। और अब देखिए एक साल में एफआईआईज ने करीब $11 बिलियन की सेलिंग की है सिर्फ आईटी सेक्टर में। और आप शायद ये सोच रहे होंगे कि बहुत सेलिंग उन्होंने कर ली, अब तो सेलिंग खत्म होने जा रही है। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अभी भी जो उनका वेटेज है आईटी सेक्टर में वो काफ़ी हाई लेवल पर है, करीब 10.5 to 11% के आसपास, जो कि किसी भी सेक्टर में अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है। तो अभी अगर आप देखिए एक साल में उन्होंने अपनी जो होल्डिंग्स है कितनी कम की है, शायद 1% कम की होगी, और उसमें ही जो है इतनी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और इमेजिन करिए अगर वो 2-3% और अपनी होल्डिंग कम कर देते हैं तो कितनी गिरावट हमें आईटी स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रहे दोस्तों कि यूजुअली ऐसा होता है कि किसी सेक्टर में एफआईआई बेचता है तो म्यूचुअल फंड और डीआईआईज खरीदते हैं, लेकिन आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे दोनों सेलिंग कर रहे हैं। तो कहीं से भी
जो है बाइंग की वहां पर सीन नहीं दिख रही है, और रिटेल ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियोज को बनाकर बैठा हुआ है, वो भी कुछ ज्यादा मार्केट में हरकत नहीं कर रहा है। अगर हम एफआईआईज की बात करें तो वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, जैसा कि मैं आपके साथ लगातार वीडियो शेयर कर रहा हूं कि किस तरीके से उन्होंने काफी भारी बाइंग की है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके जो है वो सेलिंग पर आ गए हैं और सेलिंग उन्होंने शुरू करी है। इनफैक्ट अगर आज आप फ्राइडे का डेटा देखें तो उन्होंने करीब 3200 करोड़ की सेलिंग की है, जो कि उनके पिछले कई दिनों का जो है हाईएस्ट सेलिंग शायद होगी। तो एफआईआईज की बाइंग में कमी आनी कब से शुरू हुई है? जब से हमें जो है पिछले ही हफ्ते हमने देखा कि यूएस में सीपीआई का डेटा आया और वो उम्मीद से ज्यादा निकला, करीब 8.3% और एक्सपेक्टेड था 8.1%, जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि फेड जो है इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने का जो क्रम जारी रखेगा और हो सकता है इस बार भारी भरकम जो है राइज भी करे अपने रेट्स में। तो लास्ट वीक जब इन्फ्लेशन का वहां पर डेटा आया तो डाउ जोन्स में तो हमें भारी गिरावट देखने को मिली, यूरोप में भी हमें गिरावट देखने को मिली और उसके बाद कई दिन तक गिरावट दिखती रही, लेकिन इंडियन मार्केट्स जो है उसमें हमें ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली और इनफैक्ट थोड़ी बहुत हमें बढ़त ही देखने को मिली और एक बार फिर निफ्टी जो है 18,000 के पार चला गया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एफआईआईज उस टाइम बाइंग कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि एफआईआईज भी अब सेलिंग मोड पर आ रहे हैं और डीआईआईज भी सेल कर रहे हैं, तो पिछले कुछ दिनों से उसका हमें इम्पैक्ट मार्केट के में देखने को मिल रहा है और मार्केट्स जो हैं नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ पर भी इन्फ्लेशन हाई है और 7% से ऊपर रिपोर्ट किया गया है अगस्त के महीने में, जो कि काफ़ी हाई है और इसी वजह से ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगली जो पॉलिसी आने वाली है आरबीआई की, उसमें 30 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट्स तक के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं। और जहाँ तक फेड की बात है तो फेड की जो नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट होने वाला है वो 21 को होने वाला है और काफ़ी एनालिस्ट लोग ऐसा मानते हैं कि इस बार जो है फेड 1% तक का रेट हाइक करेगा, जो कि हाईएस्ट हो सकता है 1981 के बाद। तो इन्फ्लेशन और रेट हाइक की तरफ से भी कोई जो है हमें अच्छी खबर आती हुई नहीं दिख रही है। अब दोस्तों एक चीज़ को इमेजिन करिए, पिछले बार जब एफआईआईज ने सेलिंग की और अच्छी खासी सेलिंग की, बिलियंस ऑफ डॉलर की सेलिंग की, तो उस सेलिंग को काफ़ी हद तक जो है म्यूचुअल फंड्स और डीआईआईज ने एब्जॉर्ब कर लिया। उसका परिणाम क्या हुआ कि मार्केट गिरा तो ज़रूर, 15,000 तक भी गया, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जा पाया। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। अब आप देखिए जो है म्यूचुअल फंड्स सेलर बने हुए हैं और एफआईआईज बाय कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब अगर एफआईआईज भी सेलिंग करने लगते हैं और म्यूचुअल फंड बाइंग नहीं करते हैं तो क्या होगा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। और रिटेल के पास तो दम ही नहीं बचा खरीदने का, छोटा मोटा वो खरीद रहा है। तो म्यूचुअल फंड की अगर आप बात करें तो म्यूचुअल फंड के पास जो है अभी भी फंड्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फंड नहीं आ रहा है, लेकिन उनके फंड इनफ्लोज में कमी आई है। यानी कि अब जिस तरीके से लोग पहले म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे थे अब नहीं डाल रहे हैं। अगर हम अगस्त के फिगर की बात करें तो उनके पास 6,120 करोड़ का इनफ्लो आया इक्विटी म्यूचुअल फंड में। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों ये जो है मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये अक्टूबर 2021 के बाद लोएस्ट फिगर रिकॉर्ड की गई है। और दोस्तों आपके कंपैरिजन के लिए मैं बता दूं कि अगर मार्च 2021 में कितना पैसा लोगों ने म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम्स में डाला तो वो था 28,463 करोड़। तो आप इमेजिन करिए कहाँ 28,500 करोड़ रुपए जा रहे थे म्यूचुअल फंड में और कहाँ सिर्फ 6,000 करोड़ आ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स पैसा अगर आप नेट देखें तो म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है, लेकिन किस तरीके से उसमें फॉल आ रहा है। अब आइए दोस्तों थोड़ा इस रैली की बात करते हैं। तो आपने देखा दोस्तों कुछ दिन पहले किस तरीके से निफ्टी ने वापस से 18,000 के लेवल को क्रॉस किया। और आप मेरा व्यू जानते हैं, हमने आपके साथ शेयर किया था कि इस तरीके की रैली बेयर मार्केट में कोई सरप्राइज नहीं होता है और ये हमने कहा कि ये एक तरीके की बेयर मार्केट
रैली है। लेकिन जब 18,000 के आसपास चला गया तो कई लोगों ने मुझे पूछा कि क्या मेरा व्यू चेंज हुआ है, क्या मैं अभी भी मानता हूं कि ये बेयर मार्केट रैली है। तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब गोल्डमैन सैक्स ने दिया है और उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो वो कहते हैं द रीसेंट रैली सिंस जून 22 इन आवर व्यू इज अ बेयर मार्केट रैली and the magnitude and duration of the rally were not unusual related to the experience of previous decades। तो वो कह रहे हैं भैया पास्ट के डिकेड्स में भी इस तरीके की बेयर मार्केट रैली हमें देखने को मिलती है। तो हमारा ये क्लियर कट कहना है कि ये एक बेयर मार्केट, और आगे वो कहते हैं कि वी एक्सपेक्ट फर्दर वीकनिंग एंड बम्पी मार्केट्स बिफोर अ डिसाइसिव बॉटम इज फॉर्म्ड। तो अगर आप उनकी रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो वो क्लियर कट कहते हैं कि अभी मार्केट में बॉटम नहीं बना है और बॉटम बनने से पहले हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों क्या आप हमारे और गोल्डमैन सैक्स के व्यूज से एग्री करते हैं कि ये एक बेयर मार्केट रैली है? तो मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों, मैं जल्दी आऊँगा एक और नए वीडियो के साथ।